बेटा एक बार क्या हुआ ना, मैंने एक बच्चे से कहा कि बेटा मुझे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताओ, उस स्ट्रक्चर में वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है और फ्लावर के पेटल्स हैं वो एक साथ जुड़े हुए। ठीक है, तो बच्चे ने कहा ओके मैम, उसने ड्रॉ कर दिया ये और फ्लावर के पेटल्स। ठीक है, उसने मुझे ये ड्रॉ करके डायग्राम दिखाया, मैंने कहा ये आपका आंसर गलत है। तो उसने कहा क्यों मैम? मैंने कहा बेटा आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, लेकिन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए थी, जो कि वो नहीं है। आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, वर्टिकल लाइन आपकी 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए थी, वो भी नहीं है। और आपने जो पेटल्स बनाए हैं फ्लावर के वो 7 होने चाहिए थे, जो कि आपने 4 बनाए हैं। ठीक है, तो बच्चे ने कहा ऐसे कैसे मैम, आपने तो मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए और फ्लावर के पेटल्स ड्रॉ कीजिए और वो सब एक साथ जुड़े होने चाहिए, तो मैंने तो वो चीज करी है। तो बताओ बेटा गलती बच्चे की हुई या मेरी हुई? मेरी हुई ना, क्योंकि मैंने उसे कंप्लीट डिटेल नहीं बताई। ठीक है, अगर मैं उससे कहती कि 3 सेंटीमीटर की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, 5 सेंटीमीटर की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और 7 पेटल्स, फ्लावर के पेटल्स ड्रॉ करना जो कि एक साथ जुड़े होने चाहिए, तो उसका आंसर तो सही आता ना। यानी मिस्टेक किसके साइड से हुई? टीचर की साइड से हुई। भाई टीचर की साइड से भी कभी तो मिस्टेक हो ही सकती है। ठीक है, सो मिस्टेक टीचर की साइड से हुई। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है ना बेटा, ये भी कुछ कुछ इसी टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें से एक टॉपिक हमें सिर्फ आधी इंफॉर्मेशन देगा और दूसरा टॉपिक हमें क्या देगा? पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देगा। क्लियर? सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद प्रिया, जहाँ पे हम केमिस्ट्री को काफी इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे मैं ट्राई करती हूँ कि बच्चे केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग वे में समझे, ना कि बोरिंग सब्जेक्ट की तरह। सो आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है अबाउट द empirical formula and the molecular formula of a substance, जहाँ पे empirical formula हमारी आधी इंफॉर्मेशन है लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन है, और molecular formula हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। So without any delay, let's get started. तो जिस तरह मैंने कहा बेटा कि मैंने उस बच्चे को हाफ इंफॉर्मेशन दी थी कि एक स्ट्रक्चर है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है और फ्लावर के पेटल्स हैं, लेकिन मैंने उसे ये नहीं बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी लेंथ है, वर्टिकल लाइन की कितनी लेंथ है, या फिर पेटल्स कितने ज्यादा है, या पेटल्स का शेप कैसा है, ये मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। उसी तरह कंपाउंड में भी क्या होता है, एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला जो सिर्फ ये बताता है कि उस कंपाउंड में क्या क्या एटम्स हमारे प्रेजेंट हैं। ठीक है, क्या क्या एटम्स हमारे प्रेजेंट हैं ये वो एम्पिरिकल फॉर्मूला बताता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? द ट्रू फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। जो एक्चुअल फॉर्मूला है उसका, वो हमारा क्या बताता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये टफ लगेगा, लेकिन हम पढ़ते जाएंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको 100% समझ में आएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, और हम कैसे किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हम एम्पिरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। So empirical formula क्या है? Empirical formula of any compound is a chemical formula which express the simplest whole number ratio of atoms of various elements present in one molecule of the compound. So, जो कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में, ठीक है, जो कंपाउंड है उस
कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट्स, किस टाइप के एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है ये बताता है, और साथ ही साथ उन एलिमेंट्स के एटम का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है, यानी बेसिक चीज बताएगा। जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो पॉसिबल है वो होल नंबर रेशियो बताएगा उस एटम्स का, डिफरेंट एलिमेंट्स का एक मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। सो उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट है और उन एलिमेंट्स के एटम का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है वो एक्सप्रेस हमारा कौन करता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा क्या हो गया फिर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, is a chemical formula which represent the true formula of the compound। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सॉरी is a chemical formula which represent the true formula of the compound। ठीक है, सो अब देखिए बेटा, ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है हमारा C6H12O6। ठीक है, सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये मेरा क्या होगा, ग्लूकोज का क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, CH2O। जहां पे कार्बन, ये हमें क्या बता रहा है कि ये जो कंपाउंड है ये हमें इस फॉर्मूले से हमें नहीं पता ये ग्लूकोज है या क्या है। ठीक है, ये सिर्फ हमें क्या बता रहा है कि ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड में 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इनके एटम्स का जो रेशियो है वो है 1:2:1। ये मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला है और ये मेरा क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बिकॉज इट इज द ट्रू फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, जो कि हमें बता रहा है कि यस ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड ग्लूकोज है। ठीक है, लेकिन हर किसी में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन 1:2 की फॉर्म में है, तो इससे सिंपल रेशियो में तो ये एटम्स प्रेजेंट नहीं हो सकते ना बेटा, तो यहाँ पे इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी क्या आएगा, CO2 ही आएगा। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जो एटम्स होते हैं वो ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में ही अटैच्ड होते हैं अपने ट्रू फॉर्मूला में, तो उनके केस में जो उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर उनके अलावा देखें तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो वाला जो फॉर्मूला है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला है और ट्रू फॉर्मूला जो है वो हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। नाउ हमने क्या फाइंड आउट करना होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एक बार अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए जो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू N into empirical formula, N into empirical formula। ये हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम द एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे स्टेप होते हैं जो अभी हम देखेंगे। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला एक बार हमें फाइंड आउट हो जाए तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जहां पे जो n है, n ये इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे CO2 के केस में, CO2 के केस में ऑब्वियस सी बात है ये n क्या आएगा, 1। ठीक है, क्योंकि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी क्या होगा, CO2 ही होगा। ठीक है, तो n क्या आएगा हमारा, 1। क्लियर, n क्या होता है हमारा, n हमारा कैसे निकलता है, n हमारा निकलता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास।
ठीक है। मॉलिक्यूलर मास से अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को डिवाइड करेंगे तो हमारे किसकी वैल्यू आ जाएगी, इस n की, और फिर उस n से एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। लाइक इस ग्लूकोज के केस में जो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आएगा वो क्या आएगा, 12 + 2 + 16। ठीक है, इट मीन्स 30। जो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आएगा इस सब्सटेंस का वो हमारा क्या आएगा, 30। तो इसका जो हमें मॉलिक्यूलर मास दिया होगा उसको डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे तो हमारी किसकी वैल्यू आएगी, n की, और उस n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कंपाउंड का क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारा बेस है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पे n कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम वो सारे स्टेप्स पर देखेंगे जिन स्टेप्स से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। पहले मैं आपको डिफरेंट स्टेप्स बताऊंगी, उसके बाद एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको उन स्टेप्स को प्रोसीड करके बताऊंगी। क्लियर, तो ये नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम क्या देखेंगे, वेरियस स्टेप्स देखेंगे जिससे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम उन स्टेप्स को किस में अप्लाई करेंगे, एक क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे जिससे आपको इजीली वो स्टेप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी सिर्फ स्टेप्स लिखने वाली हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो साइड बाय साइड में करते रहूंगी। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पे स्टेप है वो स्टेप है हमारा टू कन्वर्ट मास परसेंटेज इनटू ग्राम। जो मास परसेंटेज हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, सबसे पहले हम उस मास परसेंटेज को क्या करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। और मास परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करना हमने इससे पहले वाली वीडियो में जो मोलैरिटी वाला क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था कि HCl का मास परसेंटेज अगर गिवन है तो हम उसे कैसे आपका ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे, मास परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। ठीक है, सेकेंड स्टेप में करेंगे टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मास अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है, जो भी एटम का मास परसेंटेज हमने ग्राम में कन्वर्ट किया था उस एटम के एटॉमिक मास से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टू कैलकुलेट द सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। उसके बाद क्या करेंगे, टू कैलकुलेट द सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। नाउ सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये जब भी हम अभी क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप होगा टू कैलकुलेट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो, पहले हमने सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कैलकुलेट किया, उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है, हो सकता है जब थर्ड स्टेप में हमारा कोई चीज आए जो पॉइंट में आए तो पॉइंट में तो हमारे एटम्स प्रेजेंट नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसलिए हम वहां पे उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, होल नंबर रेशियो में। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी हम क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, और लास्ट हमारा आ जाएगा टू राइट द empirical formula, to write the empirical formula। सो ये हमारे 5 आपके स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स को प्रोसीड करके हम क्या करेंगे, आगे आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसका क्या फाइंड आउट करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक बार एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट हो जाएगा तो अगर उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा होगा तो जो हमने फॉर्मूले देखे उनके थ्रू हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, इन स्टेप्स को नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
सो बेटा ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले में हम देखेंगे कैसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जिसमें हमें जो मेटल्स जो एटम्स हैं उनका परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है। सोडियम 29.11%, सल्फर 40.51% एंड ऑक्सीजन 30.38%। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अब हम वन बाय वन जो स्टेप्स है उनको देखेंगे, ठीक है। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उस टेबल में देखो सबसे पहले बेटा क्या होगा हमारा, सबसे पहले तो हम लिखेंगे एलिमेंट्स, ठीक है। जो जो एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट है उन एलिमेंट्स को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ये तीन हमारे एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इनके सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, सिंबल, ठीक है। तो सिंबल जो सोडियम है उसका सिंबल हमारा क्या है, Na, सल्फर का सिंबल क्या है, S, और ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो जो आपका सोडियम है उसका कितना परसेंटेज हमें क्वेश्चन में गिवन है, 29.11, सल्फर का 40.51 और ऑक्सीजन का 30.38। और हमने जो स्टेप बताए थे उसमें हमने क्या कहा था कि जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम क्या मान लेंगे, 29.11 ग्राम, ये हो जाएगा 40.51 ग्राम और ये हो जाएगा 30.38 ग्राम। क्योंकि आप इन परसेंटेज को बेटा ऐड करोगे ना तो ये टोटल कितना आएगा, 100, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उस 100 ग्राम में से 29.11 ग्राम सोडियम है, 40.51 ग्राम सल्फर है और 30.38 ग्राम हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इनका एटॉमिक मास, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास जो सोडियम है उसका एटॉमिक मास होता है हमारा 23, ठीक है। सल्फर का एटॉमिक मास होता है हमारा 32 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारा कितना होता है, 16। क्लियर। एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है ना, वैसे तो आप लोगों को याद होना चाहिए, लेकिन अगर याद नहीं भी है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स करके हम लोग एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने एटॉमिक मास भी लिख लिया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मोल्स, ठीक है। मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मास अपॉन एटॉमिक मास, यही क्या था ना, सेकंड स्टेप हमारा क्या था। फर्स्ट स्टेप में तो हम क्या करेंगे, जो परसेंट कंपोजिशन है उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सो 29.11 ग्राम, 40.51 ग्राम एंड 30.38 ग्राम। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोग मोल्स कैलकुलेट करेंगे बाय मास अपॉन मोलर मास। तो मास क्या है यहाँ पे, मास है हमारा 29.11 और एटॉमिक मास है 23। उसी तरह मास है हमारा 40.51, एटॉमिक मास है 32, मास है हमारा 30.38 और एटॉमिक मास है हमारा 60, ठीक है। आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने से हमारे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो मैंने ये पहले से ही डिवाइड करके रखा था, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 1.266। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.266, इसकी भी वैल्यू आ रही है 1.266 और इसकी वैल्यू आ रही है 1.897, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, जो थर्ड स्टेप था यहाँ पे मैंने क्या कहा था, टू कैलकुलेट द सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, ठीक है ना। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। जो ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स आए ना बेटा,
इन नंबर ऑफ मोल्स में से जो सबसे लीस्ट नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर होगा, उस नंबर से सबको डिवाइड कर देंगे, सारे नंबर ऑफ मोल्स को। यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर ऑफ मोल्स है, 1.266, 1.266 एंड 1.897। तो यहाँ पे जो लीस्ट नंबर है वो क्या है, 1.266, जो दोनों का आया। हो सकता है किसी में तीनों के अलग आए, तो उसमें आप क्या देखोगे, सबसे छोटा नंबर देखोगे और उस नंबर से बाकियों को डिवाइड कर दोगे, तो वो हमारा निकलेगा सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1.266 डिवाइडेड बाय 1.266, क्योंकि यही सबसे छोटा है यहाँ पे। 1.266 डिवाइडेड बाय 1.266 and 1.897 divided by 1.266। तो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो मोल्स हमारे आए हैं उसमें से लीस्ट नंबर देखेंगे और उस नंबर से बाकी सारे नंबर्स को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करके जो यहाँ पे आंसर आएगा, यहाँ पे आया आंसर हमारा, ये तो आया 1, ये भी आया 1 और ये आया हमारा 1.5। ठीक है, अब पॉइंट आ गया, क्योंकि तो पॉइंट आ गया तो अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में। ठीक है, अब होल नंबर रेशियो में देखो बेटा, कहीं पे हम क्या कर सकते हैं, उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये 1.5 है, तो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन जहां पे आप राउंड ऑफ करेंगे तब तो ठीक है, क्लियर, जैसे 1.9 है, आपने उसको 2 कर दिया तो दैट्स ओके। ठीक है, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, अगर आप एक एटम को, एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक एलिमेंट के सिंपलेस्ट मोलर रेशियो को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपने उसी नंबर से बाकी एलिमेंट्स के सिंपलेस्ट रेशियो को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो अगर एक मल्टीप्लाई होता है तो बाकी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं। तो मैं इसको सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए 1.5 इंटू 2 कर रही हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो मैंने इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से, क्योंकि मैंने 1.5 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। So 1 equals to 2, that is equals to 2, and 1 into 2 that is equals to also 2। अगर मैं राउंड ऑफ करती तो अलग चीज होती बेटा, लेकिन क्योंकि ये 0.5 है तो मैं इसको इजीली 2 से मल्टीप्लाई करके एक सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो मैंने वो चीज यहाँ पे प्रेफर की। ठीक है, तो लेकिन मल्टीप्लिकेशन अगर इसका हुआ तो बाकी दो का भी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। क्लियर, तो आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया, जहां सोडियम 2 है, सल्फर 2 है, ऑक्सीजन 3 है। तो अब हम इसका क्या लिखेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका क्या आ जाएगा बेटा, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा Na2S2O3। सो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, जो हमने इस बेसिस पे क्या किया है, कैलकुलेट किया है। तो पहले एलिमेंट लिखा, फिर सिंबल लिखा, उसका परसेंटेज कंपोजिशन को हमने ग्राम में लिखा, उसका एटॉमिक मास लिखा, दोनों के बेसिस पे हमने मोल्स निकाले, फिर मोल्स में सबसे लीस्ट वैल्यू से हमने सबको डिवाइड किया तो हमारा सिंपलेस्ट मोलर रेशियो आया। और इस सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में अगर होल नंबर कंप्लीट नहीं आते हैं तो हमने उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, होल नंबर रेशियो में। मान लो बेटा यहाँ पे अगर 1.5 की जगह 2 आता तो हमारा ये स्टेप नहीं होता। ठीक है, 112 यानी कि होल नंबर रेशियो आता तो हम नेक्स्ट लास्ट स्टेप यहाँ पे स्किप कर देते। क्लियर, सो आई होप आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना आया हो, इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट करेंगे। सो हियर इज आवर सेकंड क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है जो किस किस का बना है, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, उसके परसेंट कंपोजिशन हमें मिले। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे कभी कभी क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन और आ सकता है कि आपसे बोला जाए कि एक कंपाउंड है, उसमें
कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और आपको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज गिवन है, ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं गिवन है, तो उसके केस में आप क्या करोगे, जो कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज गिवन है उसको ऐड करोगे और उसको 100 से माइनस कर दोगे तो हमारा किसका परसेंटेज आएगा, ऑक्सीजन का। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी क्वेश्चन में कार्बन का परसेंटेज 25% दिया होता है, यानी 25 ग्राम हो जाता, वो हाइड्रोजन का परसेंटेज आपका 25 ग्राम दिया होता, ठीक है, तो आप ऑक्सीजन का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, 100 माइनस 50 दैट इज 25 प्लस 25, तो हमारा किसका परसेंटेज निकल जाता, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल जाता। तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ऐसा भी मिलेगा जहां पे सारे एलिमेंट्स का परसेंट कंपोजिशन गिवन नहीं होगा, एक का गिवन नहीं होगा, बाकियों का गिवन होगा, तो आप 100 से बाकियों का माइनस कर देंगे तो हमारा किसका निकल जाएगा, जिसका गिवन नहीं है उसका परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। लेकिन इसमें तो हमें तीनों के गिवन है। उसके बाद क्या गिवन है, वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड की यहाँ पे वेपर डेंसिटी प्रेजेंट है। अब ये क्या काम लगेगा ये अभी हम आगे देखेंगे, और हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो बेटा देखो, अगर क्वेश्चन में कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आपने कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किए आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो अगर पहले वाला क्वेश्चन आपको आया है तो आप मुझसे फास्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करके दिखाइए, ठीक है। लेट्स गो। ओके, फर्स्ट वी टॉक अबाउट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स यहाँ पे हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Now next we talk about their symbol. इनके सिंबल की बात करेंगे तो सिंबल इनके क्या क्या है, C, H and O. Next we will talk about the percentage composition. इनका जो percentage composition हमें यहाँ गिवन है वो हम देखेंगे। तो परसेंटेज कंपोजिशन हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन हमें गिवन है 40.687, 5.085 एंड 54.228। ये परसेंटेज कंपोजिशन है। तो परसेंटेज कंपोजिशन को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपसे कहा था, क्योंकि ये टोटल 100 आएगा तो यही इसके ग्राम भी होंगे, 40.687 ग्राम, 5.085 ग्राम एंड 54.228 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, नाउ कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, आई होप आप मुझसे जल्दी कर रहे हो। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारे यहाँ पे मोल्स। तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, मास अपॉन एटॉमिक मास, दैट इज 40.687 डिवाइडेड बाय 12, 5.085 divided by 1 and 54.228 divided by 60, ठीक है। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे क्या निकल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो आए हैं वो आए हैं बेटा 3.390, 5.085, क्योंकि ये तो डिवाइडेड बाय 1 ही है तो जितना है उतना ही रहेगा, और 3.389। तो एक आया है आपका नंबर ऑफ मोल, कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स आए 3.390, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स आए 5.085 एंड ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स आए 3.389, ठीक है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। क्या कैलकुलेट होगा हमारा, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। नाउ सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या कहा था आपसे कि आपने इन मोल्स में से किसको फाइंड आउट करना है, जो लीस्ट है। तो यहाँ पे हमारे देखो 3 अलग अलग है, जिसमें से लीस्ट ये है, 2 इसमें और इसमें ओनली 1 नंबर का डिफरेंस है, पर लीस्ट यही है। अगर मैं कहूँ 1 या 2 में से कौन सा छोटा है तो आप 1 ही कहेंगे ना, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
3.390 divided by 3.389, 5.085 divided by 3.389 and 3.389 divided by 3.389। और आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1, 1.5 एंड 1। नाउ इसमें भी हमारा जो रेशियो है वो सब जगह सिंपलेस्ट रेशियो नहीं आया, तो अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है, अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में करने के लिए अगेन वही है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 3, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो बाकी के 2 भी 2 से मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 2 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया? हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया C2H3NO2। ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया C2H3O2। ठीक है, अब हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो बेटा, हमने कहा था कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कैसे निकलता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या फाइंड आउट करना होगा? यहाँ पे n कैसे निकलेगा हमारा? n निकलेगा हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है उससे हम किसको डिवाइड कर देंगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास तो हमारा निकल जाएगा बेटा। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकलेगा? देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हो जाएगा 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 2। एम्पेरिकल फॉर्मूला में कार्बन 2 है तो 12 इंटू 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 3 है तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, और ऑक्सीजन हमारा क्या है? 2 है तो क्या हो जाएगा? 16 इंटू 2। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 24 प्लस 3 प्लस 32। ठीक है, और आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 59। यानी 59 ग्राम तो मेरा क्या आ गया? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब मुझे क्या रिक्वायर्ड है? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है और मैं अपने मन से तो कुछ भी नहीं लिख सकती, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन में गिवन है वेपर डेंसिटी। क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी गिवन है, और वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में हमने रिलेशन पढ़ा था एवोगैड्रो लॉ के टाइम पे। जब हमने एवोगैड्रो लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये पढ़ा था हमने, मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो आपका यहाँ पे वेपर डेंसिटी गिवन है तो मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी गिवन है? वेपर डेंसिटी गिवन है 59। तो ये मेरा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब n की वैल्यू फाइंड आउट करना इजी हो गया ना बेटा? n क्या हो गया मेरा? n इक्वल्स टू हो गया मॉलिक्यूलर मास दैट इज 2 इंटू 59 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास दैट इज 59। तो कितना आ गया आंसर? 2। यानी n मेरा कितना आ गया? 2। अब अगर n मेरा 2 आ गया बेटा तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू होता है n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? C2H3O2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C4 2 2 जा 4 H6O4। So this is the compound that is C4H6O4। So इस वे में हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रेजेंट हो, मॉलिक्यूलर मास गिवन हो, जरूरी नहीं है कि वेपर डेंसिटी गिवन हो, मॉलिक्यूलर मास भी गिवन हो, लेकिन अगर वेपर डेंसिटी गिवन होगी तो हम ये सॉल्व कर सकते हैं।
सो इस वे में आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला। उसके बाद हमने देखा कि मॉलिक्यूलर फाइंड आउट करने के लिए हमें एन और एम्पेरिकल फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है, और एन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट किया, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट किया। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया 2 into वेपर डेंसिटी। ठीक है, 2 into वेपर डेंसिटी, तो उससे हमने n फाइंड आउट कर लिया, कितना आया हमारा 2, और उसके बाद उसे हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारा क्या आ गया बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो। ये 2 क्वेश्चन ट्राई कीजिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको दूंगी फॉर योर होमवर्क, और उसके बाद अगर आप अपने साइड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आता है, तो बेटा वो क्वेश्चन मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, मैं आपको उसको सॉल्व करके आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। सो हियर इज द क्वेश्चन बेटा, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। A compound containing 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% क्लोरीन। तो इसमें क्या है, हमारा हाइड्रोजन है जो कि 4.07% है, कार्बन है जो कि 24.27% है, और क्लोरीन है जो कि 71.65% है। ठीक है, इसका मोलर मास हमें गिवन है 98.96 ग्राम। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने फाइंड आउट करना है। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन में रिलेटेड टू एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो वो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। आई होप आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच।